हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कंट्रोल या नियंत्रण पर चर्चा करेंगे, इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, प्रबंध के अनेक कार्यों में एक प्रमुख कार्य नियंत्रण का है और नियंत्रण एक ऐसा कार्य है या हम कहते हैं ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कार्यों का निरीक्षण इस प्रकार से किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्य योजनाओं के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा। यदि उसमें कोई अंतर है या विचलन है तो उसको योजना के अनुरूप बनाने के लिए सुधार या प्रयास किए जाते हैं। आइए इसे कुछ परिभाषाओं द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। पहली डेफिनेशन आती है कोटलर के अनुसार। कोटलर ने क्या कहा? नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के निकट लाने का प्रयास किया जाता है। कोटलर के अनुसार क्या बताया उन्होंने कि ये एक इस प्रकार की प्रोसेस है जिसमें जो पूर्व निर्धारित आपने लक्ष्य तय किए हैं या योजनाएं बनाई हैं, जो वास्तविक कार्य चल रहा है उसको इस प्रकार से मूल्यांकन करना कि क्या वो योजनाओं के अनुसार हो रहा है या नहीं। यदि नहीं तो उसको कंट्रोल करना या उसको उस स्तर तक लेके जाना नियंत्रण कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन है जॉर्ज आर टेरी के अनुसार। नियंत्रण का तात्पर्य यह निश्चित करना है कि क्या किया जा रहा है या दूसरे शब्दों में कार्यों का मूल्यांकन करना और आवश्यकता पड़ने पर संशोधनात्मक प्रयासों का उपयोग करना जिससे कार्यों को योजनाबद्ध निष्पादित किया जा सके, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि नियंत्रण प्रबंध का एक ऐसा कार्य है जिसके अंतर्गत या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रबंधकों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि कार्य निष्पादन निर्धारित योजनाओं और उनके लक्ष्यों के अनुसार हो रहा है या नहीं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सर्वप्रथम हम कहते हैं कि एक प्रमाप या स्टैंडर्ड्स फिक्स किए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं, योजना और लक्ष्यों को बनाया जाता है और तत्पश्चात उस वास्तविक कार्य को जो चल रहा है उसका मापन उनके साथ किया जाता है जो पूर्व में निर्धारित प्रमाप किए गए हैं, और यदि इसके बीच में किसी प्रकार का अंतर है तो उस अंतर को दूर करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। यहां हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि नियंत्रण कोई नकारात्मक शब्द नहीं है। नियंत्रण कार्यों का नियंत्रण है, न कि कार्य करने वालों पर नियंत्रण, और वो भी प्रमापों के अनुसार कार्यों पर नियंत्रण करना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स में आता है नीड, रोल, यहां अपने कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल। हम ये जानते हैं कि नियंत्रण प्रबंध के अनेक कार्यों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और अंतिम कार्य है या कहते कार्यों की कड़ी में ये अंतिम कड़ी है। ये एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से प्रबंधक यह जानता है कि जो उसने लक्ष्य तय किए थे, योजनाएं बनाई थी, क्या हम उसके निकट पहुंच रहे हैं अथवा नहीं, और यदि नहीं तो उसका क्या कारण है। ये एक नियंत्रण ऐसा टूल है जिसके माध्यम से वो इस बात की जानकारी प्राप्त करता है। आइए कुछ पॉइंट्स के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं, इसकी आवश्यकता को, महत्व को। तो उसमें सबसे पहला आता है संस्था का निर्बाध संचालन। देखिए, संस्था के जो भी साधन है, जो भी हमारे पास कार्य क्षमता है, जो हमारे कर्मचारी हैं और जो हमारे लक्ष्य उद्देश्य हमने तय किए हैं, योजनाएं बनाई हैं, ये निरंतर चलती रहे, इसमें किसी प्रकार की रुकावट या बाधा नहीं आए और जो सोच विचार कर हमने कार्य तय किए हैं उसके अनुसार हो, इसके लिए हमें नियंत्रण की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ दूसरा आता है बड़ी संस्थाओं का प्रबंध व संचालन, कि आजकल बड़े स्तर पर पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, तो बड़ी बड़ी संस्थाओं में जितना संस्थाओं का आकार बढ़ रहा है और उनका उत्पादन बढ़ रहा है, नियंत्रण का महत्व उतना ही ज़्यादा बढ़ रहा है और उनके सफल संचालन के लिए नियंत्रण की आवश्यकता और दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रतिस्पर्धा भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो नेक्स्ट आता है प्रतिस्पर्धा
में वृद्धि करने के लिए, अपने को बनाए रखने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता है। जैसे जैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है वैसे वैसे हमें सचेत होने की, हमें अपने कार्यों के प्रति, योजनाओं के प्रति, लक्ष्यों के प्रति सचेत होने की आवश्यकता है कि हम उसको अधिक सुचारू रूप से, सक्रिय रूप से कार्य करें और उसको प्राप्त करें। तभी हम प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार लक्ष्यों की प्राप्ति में जो हमने लक्ष्य तय किए हैं, गोल फिक्स किए हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त तभी किया जा सकता है जब हम नियंत्रण प्रभावपूर्ण तरीके से करेंगे और अपनी योजना और कार्यानुसार वास्तविक परिणामों को उन तक लाने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार जो प्रबंध के अन्य कार्य हैं, नियोजन की सफलता है। अब नियोजन में हमने योजना बनाई है, उसकी सफलता नियंत्रण पर निर्भर है। अगर आपका नियंत्रण शिथिल है तो योजना फेल हो सकती है, असफल हो सकती है, और यदि नियंत्रण प्रभावशाली है तो निश्चित तौर पर आपका नियोजन सफल होगा। इसी प्रकार निर्णयों में अगर निर्णय लेने हैं तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारी योजना क्या है, हमारे लक्ष्य क्या है और वास्तविक परिणामों में क्या अंतर है। तभी हम कोई प्रभावपूर्ण निर्णय, अच्छे निर्णय ले सकते हैं। तो निर्णय की सफलता के लिए इसी प्रकार डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कह दें, प्रत्यायोजन और विकेंद्रीकरण के लिए भी हमें नियंत्रण की आवश्यकता है। तभी हम अपनी पावर को डेलीगेट कर सकते हैं, अधीनस्थों को सौंप सकते हैं। यदि हमारा प्रभावपूर्ण नियंत्रण होगा, हमें पता होगा कि हमारी पावर का दुरुपयोग नहीं हो रहा, जो हमने अधिकार दिए हैं, जो हमने डिसेंट्रलाइजेशन किया है, जिस उद्देश्य से किया है उसी अनुरूप कार्य हो रहा है अथवा नहीं हो रहा। इसी प्रकार हम ये कह दें इफेक्टिव डायरेक्शन के लिए, प्रभावपूर्ण निर्देशन में हमें इसकी आवश्यकता है। समन्वय में, सहयोग बिठाने में हमें नियंत्रण की आवश्यकता होती है। तभी उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं जो उसका अंतर है, उद्देश्यों और कार्यक्रमों के विचलन को हम देख सकते हैं। इसी प्रकार अभिप्रेरण और मनोबल में वृद्धि के लिए हमें कर्मचारियों की कार्यक्षमता का पूर्ण उपयोग हो, उनके अभिप्रेरण और मनोबल को में हम वृद्धि कर सकें। तो इसके लिए योजना जो बनाई गई है अभिप्रेरण संबंधी, मनोबल संबंधी, उसका कहाँ तक कार्यान्वित हो रही है, उसके क्या परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। इसी प्रकार संस्था में ऑनेस्टी और डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए कंट्रोल करना आवश्यक है। इसके माध्यम से संभव होता है कार्यों को समय अनुसार पूरा किया जा रहा है अथवा नहीं किया जा रहा। इसके लिए समय अनुसार प्रबंध करने के लिए, संस्था में स्थायित्व लाने के लिए, और ये कहते हैं कि जो परिवर्तन करने हैं उन परिवर्तनों को लागू करने में भी नियंत्रण का महत्वपूर्ण रोल होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स में आता है कंट्रोलिंग प्रोसेस। नियंत्रण प्रक्रिया क्या है, कैसे नियंत्रण को इंप्लीमेंट किया जाता है। तो इसमें कई इसके स्टेप्स हैं। उसमें पहला आता है स्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स, या हम कहते हैं परमापों को निर्धारित करना कि जो स्टैंडर्ड्स है वो हमें फिक्स करने पड़ेंगे। किस प्रकार से, कार्यों के संबंध में, हमें नीतियों के संबंध में, योजनाओं के संबंध में, हमारे जो लक्ष्य हैं उसके संबंध में, मान्यताओं के संबंध में, बजट के संबंध में, इन सब को पहले हम निर्धारित करेंगे। या ये कह दें स्टैंडर्ड जो है वो प्रोडक्शन स्टैंडर्ड हमारा क्या रहेगा, उत्पादन प्रमाप क्या रहेगा, टाइम प्रमाप उसको निर्धारित करना है, समय हमारा क्या होगा, कितने समय में कार्य करना है, हमारी कॉस्ट स्टैंडर्ड्स क्या है उसको तय करना। इसी प्रकार क्वालिटी के हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, इनको तैयार करना, हमारा आचरण व्यवहार, इसके लिए स्टैंडर्ड्स तय करना ताकि हम वास्तविक कार्यों के अंतर्गत उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। दूसरा इसका स्टेप आता है वास्तविक कार्यों का निष्पादन करना। तो वास्तविक कार्यों का निष्पादन हम ये कह दें कि जो कार्य चल रहा है, जो हमने सोचा था, क्या उसी अनुसार कार्य हो रहा है अथवा नहीं हो रहा। तो ये दूसरा स्टेप हमें वास्तविक कार्यों को देखना। थर्ड इसमें आता है वास्तविक कार्यों का जो है वो पूर्व निर्धारित प्रमापों से तुलना करना। तो जो हमने प्रमाप तय किए हैं उसके साथ वास्तविक कार्यों की तुलना करना, और फिर उस तुलना किस प्रकार से करना कि उसमें कोई विचलन या अंतर है या नहीं। यदि नहीं है तो हमें किसी प्रकार की उसमें सुधार की आवश्यकता नहीं है। यदि विचलन है तो हमें देखना पड़ेगा किस काम में कमी है, किस जगह कमी है, किस प्रकार से उस कमी को दूर करने के लिए हमें क्या उपाय करने पड़ेंगे, क्या स्टेप्स लागू करने पड़ेंगे। फिर हमें उन उपायों को निर्धारित करना पड़ेगा। उसके पश्चात उन अंतर को कम करने के लिए वो उपाय लागू किए जाएंगे जिसके आधार पर हम अपने निर्धारित लक्ष्यों को, प्रमापों को या योजनाओं के अनुसार, जो योजनाएं सोची थी उसके अनुसार लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। तो ये है नियोजन, अपने नियंत्रण प्रक्रिया, या हम कहते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आता है स्कोप और एरियाज ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण का क्षेत्र क्या है। प्रत्येक संस्था में कार्यों पर नियंत्रण करना पड़ता है
और उन कार्यों का समुचित नियंत्रण करके ही कोई संस्था अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकती है। इसके लिए प्रबंधकों को अपने अधिकारों के अंतर्गत प्रत्येक कार्यों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता महसूस होती है और जिसके ऊपर उसकी सफलता निर्भर करती है। तो इसमें अनेक कार्यों पर उसे नियंत्रण करना पड़ता है, उसके अनेक क्षेत्र होते हैं जिसमें वो नियंत्रण करता है, जो कि इस प्रकार से हैं। जैसे अपने कह दें कंट्रोल ओवर परचेज, या कह दें क्रय पर नियंत्रण करना, कि संस्था में कच्चे माल की आवश्यकता होती है तो कितने माल की आवश्यकता होगी, हमने ये पहले प्रमाण तय किए हैं, योजनाएं बनाई हुई है, तो हमें उसके अनुसार देखना कि क्रय नियंत्रण, जो योजनाएं बनाई, जो प्रमाण तय किए, उसके अनुसार कच्चा माल खरीदा जा रहा है, उतनी मात्रा में माल खरीदा जा रहा है, उसकी क्या वस्तु स्थिति है। इसी प्रकार प्रोडक्शन कंट्रोल कह दें, उत्पादन नियंत्रण, कि हम कहें कितना उत्पादन करना है, कब करना है, किस समय करना है, उसका निर्धारण करना और वास्तविक उत्पादन क्या हो रहा है उससे मिलान करना। इसी प्रकार इन्वेंट्री कंट्रोल आता है। आपको संस्था के अंतर्गत यदि उत्पादन और विक्रय पर नियंत्रण करने के लिए हमें इन्वेंट्री कंट्रोल की अत्यंत आवश्यकता होती है। यदि आवश्यकता से अधिक माल का उत्पादन हो जाता है, संग्रहण हो जाता है, तो हमें ब्याज का या अन्य प्रकार का नुकसान उठाना पड़ सकता है, और यदि माल कम होता है तो वितरण व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में संस्था अपने उत्पादन और स्टॉक और वितरण पर इस पर कंट्रोल करने के लिए इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम को डेवलप करती है। इसी प्रकार सेल्स कंट्रोल है, विक्रय इस पर नियंत्रण करती है कि क्या हमारी विक्रय की व्यवस्था रहेगी, किस हद तक हमें माल का विक्रय करना है और किस प्रकार से उसे हमें देखना है कि साप्ताहिक या मासिक या हम कहते हैं पाक्षिक या अर्धवार्षिक हमारे किस प्रकार से हम माल बेचेंगे। इसी प्रकार कैपिटल कंट्रोल, पूंजी की आवश्यकता का निर्धारण करना, किस प्रकार की और कितनी पूंजी चाहिए और उसकी स्थिति क्या चल रही है। कॉस्ट कंट्रोल आ जाता है, लागत नियंत्रण करना। इसी प्रकार अपने कह दें कि इसमें वेजेस एंड सैलरी सिस्टम जो है उसको कंट्रोल करना, कि हमारी मजदूरी क्या होगी, वेतन किस प्रकार से दिया जाएगा, उसमें वृद्धि दर क्या होगी, उसको तय करना और उसको फिर चेक करना। इसी प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल है, संगठन प्रबंध का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन होता है। तो ऐसी स्थिति में उस संगठन पर किस प्रकार से संगठन हमने स्थापित करना है, कैसे बनाया जाएगा, जो हमने पहले तय किया है, फिर उसके अनुसार उसे बनाना और उसको देखना कि क्या हमने जो कार्यकुशलता सोची थी संगठन में, जो हमने प्रमाप निर्धारित किए थे, क्या उस अनुसार कर्मचारी आपस में समन्वित होकर कार्य कर रहे हैं, उनकी क्रियाओं का मूल्यांकन करना। इसी प्रकार पर्सनल कंट्रोल है कि सेवी वर्गीय विभाग होता है और उनके जो पर्सनल कर्मचारी कार्य करते हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करना, उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करना, उनको ज्ञान चातुर्य प्रशिक्षण आदि की यदि आवश्यकता है तो वो समय समय पर उन्हें उपलब्ध करवाना, उनके कार्यक्रम बनाना और उनकी स्थिति को से अवगत होना। इसी प्रकार ऑफिस कंट्रोल है, कार्यालय नियंत्रण है कि कार्यालय की गतिविधियां किस प्रकार होगी, उसको नियंत्रण स्थापित करना, ताकि हम जो कार्य के हमारे ड्यूटीज़ हैं ऑफिस की वो समय अनुसार पूरी हो रही है या नहीं हो रही, इस पर नियंत्रण करना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसमें आता है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण के साधन और तकनीक क्या है, तो उसमें कई प्रकार की तकनीकें हैं। उसमें एक आ जाता है अवलोकन या निरीक्षण द्वारा। इसी प्रकार कहते हैं उदाहरण द्वारा, या कहते हैं कहने से करना भला, इसके माध्यम से किया जाए। नीतियों द्वारा कंट्रोल किया जाए, पॉलिसी के माध्यम से। इसी प्रकार रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स तैयार करके उसके आधार पर उनको मापा जाए, उन पर कंट्रोल किया जाए। इसी प्रकार चार्ट्स एंड मैनुअल्स आ जाते हैं। संगठन के अंतर्गत चार्ट अधिकारियों और प्रबंधकों को संगठन ढांचे का एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसी स्थिति में चार्ट आपसी संबंधों को, कार्यों को, इनको स्थिति को स्पष्ट करते हैं, तो इसके माध्यम से उन पर नियंत्रण किया जा सकता है। लिखित निर्देश देकर भी नियंत्रण के साधन को बनाया जा सकता है, इस तकनीक को भी अपनाया जा सकता है। इसी प्रकार लेखाकर्म कह दें, अकाउंटिंग संबंधी जो फंक्शन है हमारे, वो इसको हम अपने सिस्टम तैयार करेंगे अकाउंटिंग का, उसके माध्यम से हम इस पर कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारी जो वित्तीय स्थिति है, जो हमारे कार्य हैं, उनको हम नियंत्रित कर सकें। इसी प्रकार हम ये कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट है, इसको
माध्यम से प्रबंधकों को नियंत्रण करने के लिए एक महत्वपूर्ण जो ये चार्ट है वो है ब्रेक इवन पॉइंट। इसका विश्लेषण करना, इसके माध्यम से नियंत्रण कर वो अपने उत्पादन की विभिन्न मात्राओं और लागतों में संबंध स्थापित करता है, बताता है हमें ये ब्रेक इवन पॉइंट, और मूल्य निर्धारित करता है, और विक्रय की मात्रा और लाभ संबंधी जो हमें बातें तय करनी है वो इसके माध्यम से निर्धारित की जाती हैं। बजट का निर्माण करना, इसी प्रकार से रेशियो एनालिसिस करना, या कह दें हम जो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है इसके संबंधी कार्य करना, इसके साथ साथ ऑपरेटिंग जो हमारा इंटरनल या परिचालन कह दें संबंधी ऑडिट है वो किस प्रकार से हुआ इसको तय करना, उसके माध्यम से नियंत्रण करना। इसी प्रकार जो वैधानिक हमें ऑडिट करवाने की आवश्यकता है यदि कंपनी की स्थिति में या अन्य है, तो ऐसी स्थिति में जो सरकार की ओर से नियम बनाए गए हैं, कंपनी एक्ट में नियम बनाए गए हैं, उसके अनुसार वैधानिक अंकेक्षण की व्यवस्था करना। इसी प्रकार अन्य जो तकनीकें हैं जिसके माध्यम से हम कह दें मैथमेटिकल कोई टेक्निक्स हैं उनको लागू करना, जैसे पार्ट है, सीपीएम है या लीनियर प्रोग्रामिंग है, तो इसके माध्यम से अपने को नियंत्रण की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, ये था कंट्रोल जिस पर अपने चर्चा की, जिसको समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।